बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह सारे एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सेकंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 है अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट्स। तो टाइम ज़ाय किए बगैर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15.1 पे। क्वेश्चन नंबर 15.1 के तीन पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछा हुआ है कि स्केच ए ग्राफ ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टिव कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेडियंट। नेक्स्ट उसके बाद बी पार्ट है। बी में पूछा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और तीसरे में पूछा हुआ हाउ do the graph of EMF against time and current against time make it possible to measure self inductance। तो इन दो को पहले बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी पहली जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस कर लेते हैं। स्केच अ ग्राफ ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टिव कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेडियंट। तो ईएमएफ जो है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे ई से, और ये हमें मिलती किससे है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस का जो फार्मूला है उसमें से भी आपको ईएमएफ मिलेगी। EMF इज इक्वल टू L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो हम इसकी मदद से ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये जो पूछा हुआ है ये ग्रेडियंट है किसका, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्रेडियंट है और ये करंट का ग्रेडियंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। तो हमें ये वाली इक्वेशन सूट करती है। दोनों में वैसे EMF मौजूद है। स्केच द ग्राफ ऑफ EMF induced in an inductive coil and rate of change of current, ये rate of change of current है। तो ये रही EMF। इन दोनों के बीच का हमने ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें पता चले कि ग्राफ किस तरह का बनने वाला है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये इंडक्टेंस जो है इंडक्टर की वो कांस्टेंट हो, तो इस फार्मूले को हम टर्न कर सकते हैं। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो अब हम अगर हम इसके ग्राफ ड्रा करें EMF और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के दरमियान, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ बड़ा आसान बनेगा, वो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, ओरिजिन से निकलेगी। तो यहाँ पे हमने रखना है EMF और यहाँ पे हमने डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी को रखना है। तो क्या मिलना चाहिए हमें, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक क्वांटिटी दूसरी को, तो उसके दरमियान ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा जो ओरिजिन से पास होगा। इसके बाद ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेडियंट। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम यहाँ पे इसका ग्रेडियंट ले लेते हैं। ये EMF वर्टिकल साइड पे और हॉरिजॉन्टल पे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। तो इन दोनों इस ग्राफ का हम ग्रेडियंट अगर लें तो यहाँ पे आप एक ट्राइंगल को सपोज करें ऐसे। तो ये वर्टिकल साइड पे आपको क्या मिल रहा है, वर्टिकल साइड पे ये है, और ये हॉरिजॉन्टल पे क्या है, इस ट्राइंगल के बेस ट्राइंगल की है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से ग्रेडियंट आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ग्रेडियंट क्या मिलेगा आपको, ग्रेडियंट होगा EMF अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम M से भी डिनोट करते हैं। स्लोप कहते हैं, स्लोप है, स्लोप ग्रेडियंट या फर्स्ट डेरिवेटिव आप कह सकते हैं। तो स्लोप है, इस टाइम को आप ऊपर लेके जा सकते हैं। तो स्लोप क्या बना, स्लोप बन गया आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो
ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। अब आप इस इक्वेशन को और से देखें तो इसमें अगर आप इसको इस तरफ पलट दें तो ये डेल्टा टी इस तरफ मल्टीप्लाई होके ई डेल्टा टी हो जाएगा और नीचे डेल्टा आई हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये चीज़ जो है किसके बराबर है, इंडक्टेंस के बराबर है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम एक ग्राफ प्लाट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है उसके दरमियान ग्राफ प्लाट करें तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो इंडक्टेंस के बराबर होगा, वो इंडक्टेंस के इक्वल आएगा। नेक्स्ट बी में पूछा हुआ है कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को फाइंड करना क्यों मुश्किल होता है, इसको डिस्कस करने से पहले आप ईएमएफ के दोनों फार्मूले लिख दें। एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी और ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस जो आती है एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है जी। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दोनों क्या दे रहे हैं, ईएमएफ दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्यों मुश्किल है फाइंड करना। तो वो इसलिए मुश्किल है कि आपके पास अगर एक लोड लगा हुआ है, कोई भी एक लोड है और इसके साथ आपने एक सोर्स लगाया हुआ है, इस फर्ज करें ऐसी सोर्स है और इस के थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट है वो आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको ब्रेक करना पड़ता है और इसके दरमियान आप मीटर इंसर्ट करते हैं। मीटर जो कि क्या होता है, एमीटर। एमीटर आप इंसर्ट करेंगे तो करंट के लिए आपको ये डिस्टर्ब करना पड़ता है। जबकि यही काम आप फ्लक्स मेजर करने के लिए करेंगे तो फ्लक्स मेजर करना आसान है। यहाँ से क्लैंप मीटर लेके आप फ्लक्स मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट मेजर करना मुश्किल है, उसके लिए सर्किट को डिस्टर्ब करना पड़ता है। जबकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो हम फाइंड करते हैं और उसको फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम आसानी से। तो इसलिए क्लैंप मीटर आते हैं जो एप्लीकेशन है इस चीज़ की, एम्पेयर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको करंट की वैल्यू दे रहा होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू ग्राफ ऑफ ईएमएफ अगेंस्ट टाइम एंड करंट अगेंस्ट टाइम मेक इट पॉसिबल टू मेजर द सेल्फ इंडक्टेंस। दो ग्राफ हमने ड्रा करने हैं, एक ईएमएफ और टाइम के दरमियान और एक करंट और टाइम के दरमियान, और फिर हम देखेंगे कि इन दो ग्राफ की मदद से हम सेल्फ इंडक्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम दो ग्राफ पहले ड्रा कर लेते हैं। नंबर एक ईएमएफ वर्सेस टाइम हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ये ईएमएफ है और ये टाइम है, तो इसका ग्राफ यूँ स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन ईएमएफ चेंज नहीं हो रही। दूसरा जो ग्राफ है हम करंट और टाइम के दरमियान अगर बनाते हैं डेल्टा आई और ये डेल्टा टी है, इसके दरमियान अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में कहीं भी अगर आप स्लोप ले लें तो ये स्लोप कांस्टेंट है। ये ग्राफ कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ कांस्टेंट है, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, यानी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जबकि इस ग्राफ में ईएमएफ कांस्टेंट है, ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप इन दोनों की रेशियो ले लें तो क्या बनेगा, इन दोनों कांस्टेंट्स की, इस ग्राफ का कांस्टेंट और इस ग्राफ का कांस्टेंट जो है इनकी रेशियो ले लेते हैं तो ई एक का है और दूसरे का डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है। तो इनको हमने डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। तो ये किसके बराबर बन गए, जस्ट एल के बराबर बन गए जो कि इंडक्टेंस होती है। तो ये किस तरह से, सेल्फ इंडक्टेंस वाला फार्मूला आपको याद होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, इसको आप सीधा करेंगे तो एल की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो ऐसे बनेगी डेल्टा आई। तो ये एग्जैक्टली यही चीज़ है। तो इस तरह अगर हम ग्राफ प्लाट करें ई और टी के दरमियान
यानी ईएमएफ और टाइम के दरमियान और करंट और टाइम के दरमियान, तो इन दोनों ग्राफ के जो कांस्टेंट है उनकी रेशियो हमें क्या देगी, इंडक्टेंस की वैल्यू देगी। तो यही पूछा हुआ था कि इंडक्टेंस इन दोनों ग्राफ की मदद से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15.2 के भी दो पार्ट हैं। करंट एंड वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय एन एसी सर्किट आर समटाइम्स नेगेटिव एंड समटाइम पॉजिटिव। एक्सप्लेन व्हाई फॉर एन एसी जनरेटर कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर पावर कैन नेवर बी नेगेटिव। ये पूछ रहे हैं कि एसी सर्किट हो तो उसमें वोल्टेज नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और करंट भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन पावर रेजिस्टर, अगर हमने एसी जनरेटर के साथ रेजिस्टर लगाया हुआ है तो उस रेजिस्टर के थ्रू जो पावर होगी तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इसकी रीज़न बतानी है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, इसकी वेव डायग्राम देखनी पड़ेगी। ये हमारे पास वेव डायग्राम है, वेव डायग्राम पावर थ्रू, एसी पावर थ्रू रेजिस्टर। तो ये देखें, एक रेजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेजेस हैं, वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर के क्रॉस, उसका पैटर्न आप देखें, दोनों वेव फॉर्म करंट और वोल्टेज की सेम टाइम पे ज़ीरो हो रही हैं और सेम टाइम पे वो मैक्सिमम पोजीशन पे हैं और हर जगह एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं, दोनों इन स्टेप हैं। अब ये है लेमडा अपान 2, यानी या इसको हम T/2 भी कह सकते हैं। हाफ टाइम इंटरवल है इसका, और ये अगला हाफ टाइम एक वेव का। इस फर्स्ट हाफ टाइम में देखें कि दोनों करंट और वोल्टेजेस दोनों पॉजिटिव हैं। अगले हाफ टाइम में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, दोनों एक साथ पॉजिटिव होते हैं, एक साथ नेगेटिव होते हैं। पावर का फार्मूला अगर हम लिखें तो ये आई वी के बराबर होता है, IRMS VRMS के बराबर होगा, ये देखें। और जब ये दोनों यहाँ पे फर्स्ट हाफ साइकिल में दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर क्या होगी, पॉजिटिव। अगले हाफ साइकिल में आप देखेंगे तो दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर पॉजिटिव, पावर क्या होगी, अगेन पॉजिटिव होगी। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल में देखें आपको इस तरह की पीक मिल रही है, अगले हाफ साइकिल में भी आपको पीक पॉजिटिव साइड पे मिल रही है। तो उसका जवाब आपने सिंपल ये लिखना है कि जैसा कि इसका फार्मूला है पावर का, तो वो है IV के बराबर, पावर IV के बराबर होती है रेजिस्टेंस के थ्रू। तो रेजिस्टर के थ्रू करंट और वोल्टेज दोनों इन स्टेप होते हैं, तो दोनों एक साथ पॉजिटिव होते हैं, एक साथ नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आता है हमेशा, तो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एग्ज़ाम में आपने ये डायग्राम आपने बना लेनी है, ये स्केच इसका बनाना कोई मुश्किल नहीं है, तो ये स्केच आप बनाएं और उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख लें, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। इसका अगला पार्ट जो है, एक्सप्लेन यूजिंग स्केच ग्राफ वाई फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन ऑफ पावर इन एसी जनरेटर इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द करंट एंड वोल्टेज। तो ये भी इसी डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसका ग्राफ भी मांगा हुआ है, तो एग्जैक्ट यही ग्राफ है जो मांगा हुआ है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे इसका कंप्लीट साइकिल एसी का, एसी वोल्टेज और करंट दोनों का साइकिल कहाँ कंप्लीट होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये देखें, अगर ये टाइम इंटरवल आपका T हो, ये क्या है, ये टाइम इंटरवल पूरा T है, और इस T में देखें कि इसका एक साइकिल पूरा हो रहा है एसी करंट और वोल्टेज दोनों का। अब आप पावर को देखें, पावर में इसके हाफ टाइम में एक इसका साइकिल आ जाता है, और उसी जैसा दूसरा साइकिल अगले हाफ साइकिल में इसके अगले हाफ साइकिल में आ जाता है। तो कंप्लीट जो वैल्यूज़ होती हैं, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू, वो एक साइकिल बनता है। ये एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया, एक सिमिलर वैल्यूज़ अब यहाँ पे प्लाट होंगी, और उसके बाद अगले हाफ साइकिल में भी सिमिलर। तो इसका एक साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक है पावर का, जबकि जो एसी वोल्टेज और करंट है उनका साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है डबल है, पावर की फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी का डबल है। ये आप देख लें कि एक साइकिल है, जबकि वोल्टेज और करंट का एक साइकिल है, तो पावर के दो साइकिल आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी। पावर की जो फ्रिक्वेंसी है एफ, अगर हम पी कहें तो ये 2 FV के बराबर होगी या करंट के। क्वेश्चन नंबर 15.3 है व्हाट डिटरमिन्स द ग्रेडियंट ऑफ ए ग्राफ ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमने ड्रा करना है, तो इसका हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल जो हमारे पास क्या है वो XL इज इक्वल टू 2πFL। तो इस इक्वेशन में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, XL भी है F भी है, तो इस इक्वेशन की मदद से हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या रिलेशन बनता है। इसमें देखें कि ये 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और L भी कांस्टेंट होती है। आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज होगी, तो ये दोनों आपस में चेंज होती हैं, जबकि ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। तो कांस्टेंट को अगर हम हटा दें तो हमें क्या होगा, ये ऐसे कांस्टेंट इनटू F ऐसे रह जाएगा। कांस्टेंट को ब्रैकेट में करते हैं तो XL क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। कांस्टेंट को रिमूव कर दें तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, इसमें इक्वलिटी ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा। अगर हम XL को यहाँ लिखें और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे, तो ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये कौन बता रहा है, ये इक्वेशन बता रही है, ठीक है। तो अब पूछा हुआ ये कि व्हाट डिटरमिन्स द ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी दोनों का ग्राफ हमारे पास आ गया। अब पूछा हुआ है कि इनका जो ग्रेडियंट है वो क्या बताएगा, ये स्लोप क्या होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास XL होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, तो स्लोप इसका क्या आने वाला है, स्लोप इस ग्राफ का स्लोप होगा XL अपॉन F, ठीक है। तो XL अपॉन F इसका ग्राफ का स्लोप है, और ये स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इक्वल होता है XL की वैल्यू यहाँ पे डाल दें अगर हम, तो ये बन जाएगा XL इज इक्वल टू 2πFL, और नीचे आपके पास क्या है F। फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, और आपके पास जो स्लोप बनेगा, स्लोप या ग्रेडियंट एक ही बात है, हमने स्लोप लिख दी है तो स्लोप ही चलने दें। स्लोप बन जाएगा 2πL के बराबर, और यहाँ से इंडक्टेंस हमने निकालनी है, तो क्या होगा, L इज इक्वल टू स्लोप अपॉन 2π। तो अगर हमारे पास ग्राफ हो XL और F के दरमियान, फ्रीक्वेंसी के दरमियान, तो इस ग्राफ के स्लोप की मदद से हम इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 15.4 है हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर ए कैपेसिटर। तो हम अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो रिएक्टेंस पे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे और इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले, XL इज इक्वल टू 2πFL। तो अब हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी हम कर देते हैं F प्राइम इज इक्वल टू 2F कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो अगर हम ये कर दें तो XL क्या हो जाएगा, XL भी X प्राइम हो जाएगी, इन्हीं भी चेंज हो जाएगा। तो 2πFL की जगह हम FL तो होगा F प्राइम लिख देते हैं। तो F प्राइम की वैल्यू 2F है, XL प्राइम इज इक्वल टू 2π2FL। ये हो गया। XL प्राइम इज इक्वल टू, ये इसको आप बाहर ले लें 2 को, तो अंदर क्या बन जाएगा
टू पाई एफ एल, और एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, यहाँ किसके बराबर है, एक्स एल के बराबर है। तो क्या पता चला कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगी। ठीक है, पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या थी, एक्स एल थी, और अब हमने फ्रीक्वेंसी डबल की तो वो 2XL हो गई। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल हो जाएगी। अब देखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, 2f पुट करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास एक्स सी जो है वो भी चेंज हो जाएगा, एफ प्राइम हो जाएगा 1/2 पाई एफ प्राइम सी, और एफ प्राइम की वैल्यू अगले स्टेप में पुट कर दें तो एक्स सी 1/2 पाई 2f सी, ये हो जाएगा। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 को आप यहाँ पे कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1/2 पाई एफ सी बच जाएगा। यहाँ देखें 1/2 पाई एफ सी है, इधर है, इसकी जगह एक्स सी पुट कर सकते हैं, तो एक्स सी प्राइम इज इक्वल टू 1/2 एक्स सी। तो क्या पता चला कि एक्स प्राइम सी जो है वो किसके बराबर है, एक्स सी के हाफ के बराबर है। अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल कर देते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधी हो जाएगी, ये बता रही है ये वाली इक्वेशन। ठीक है जी, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद ये दोनों बातें आपने वर्डिंग में लिख लेनी है तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 15.5, इफ पीक वैल्यू ऑफ द वेव इज 1000 वोल्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू। तो पीक वैल्यू से इफेक्टिव वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू सॉल्व करनी है, बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, आरएमएस और पीक वैल्यू का रिलेशन आपने लिखना है। क्या होता है, वी पीक वैल्यू किसके बराबर होती है, आरएमएस, वी आरएमएस को आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 स्क्वायर रूट के साथ। और ये क्वेश्चन अगर आप एक याद कर लें तो आप कोई भी दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक दी गिवन हो। तो हमें आरएमएस क्या है, पीक वैल्यू गिवन है 1000 वोल्ट से, तो हमने आरएमएस वैल्यू निकालनी है, इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू एक ही बात है। तो वी आरएमएस किसके बराबर है, बी पी अपॉन 2 स्क्वायर रूट। वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707, 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है 0.707, तो मल्टीप्लाइड बाई वी पी हो जाएगा। ठीक है, तो वी पी की वैल्यू आपने लिखनी है, वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये पॉइंट इधर से घूमकर इधर से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो वी आर एम एस क्या होंगे, ये इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, 707 वोल्ट हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या है, 707 वोल्ट, सीधा 70%, 70.7% होती है इफेक्टिव वैल्यू पीक वैल्यू के। ठीक है जी, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15.6 है, शो दैट reactance is measured in ohms for both inductors and capacitors। कैपेसिटर और इंडक्टर की दोनों की जो रिएक्टेंस है उसका यूनिट ओहम्स ही है। तो ये हमने प्रूव करना है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है। V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो वोल्ट पर एम्पेयर ओम, तो हम इसको क्या कहते हैं, 1 ओम। ठीक है, तो अगर तो वोल्ट पर एम्पेयर यूनिट बनते हैं इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस के और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तो दोनों की यूनिट्स फिर ओम ही होंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले लिख लेते हैं, एक्स एल इज इक्वल टू
वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, और इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट आर एम एस की जगह हम इंस्टेंटेनियस कर लेते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस। तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कैपेसिटर में ऐसे इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो लीड करते हैं, तो वोल्टेज की इक्वेशन होगी ओमेगा टी प्लस फाई, जबकि करंट की इक्वेशन जो होगी साइन ओमेगा टी होगी। ये 90 डिग्री पीछे है, साइन ओमेगा टी फेज डिफरेंस कोई नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों के यूनिट्स कोई नहीं है, यूनिट लेस हैं ये रेशियोज हैं। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी रेशियो है और साइन ओमेगा टी भी रेशियो है। तो ये हम लिख सकते हैं ये क्या है, वोल्ट, यूनिट्स इसके क्या हैं, वोल्ट पर एम्पेयर, तो ये ओम के बराबर होगा, ओम्स ही है। इसी तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अपॉन इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट लीड कर जाता है तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। अगेन इसमें भी देखें आप, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दोनों रेशियोज हैं, तो इनका कोई यूनिट नहीं है, रेशियो का यूनिट नहीं होता। तो वी नॉट अपॉन आई नॉट, तो यूनिट तो वही बनते हैं वोल्ट एम्पेयर पर एम्पेयर, जो कि ओहम्स के बराबर होते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप इसको ट्राई कीजिएगा। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, इसमें आप फ्रिक्वेंसी और इंडक्टेंस की भी आप पुट करेंगे, यूनिट्स पुट करेंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो वोल्ट पर एम्पेयर ही बचेगा। इसी तरह कैपेसिटर के लिए जब आप पुट करेंगे 1/2 पाई एफ सी, तो तब भी इसको सॉल्व करने से, इनके यूनिट्स सॉल्व करने से भी इसके ओहम ही बचेगा, वोल्ट पर एम्पेयर ही बचेगा। तो एग्ज़ाम के लिए तो इतना काफ़ी है, आप ये लिख लें, लेकिन आपने इसको वेरीफाई करना हो तो इनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे कि ऑलमोस्ट वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15.7 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 15 चैप्टर का। इसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ईसीजी। ईसीजी के ऊपर कंप्लीट लेक्चर हमारा मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी एम्बिगुइटी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, कम से कम वर्ड्स में, लेकिन हम एक्सप्लेन डायग्राम की मदद से करेंगे। आपने एग्ज़ाम में वर्डिंग इसकी लिखनी है, तो समझ लें, वर्डिंग आपकी अपनी भी वर्डिंग हो तो सही होगी, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, बट आप इसको समझ ज़रूर लें। उसके बाद आप इसके नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो सेंटेंसेस भी आपके जहन में रह जाएंगे। असल में बात यह है कि दिल पंपिंग करता है, ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर शिफ्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर शिफ्ट करता है, पंप कर देता है। ये पंपिंग कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से होती है। दिल के 4 खाने हैं दोनों, ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स, दोनों सिकुड़ते हैं, बारी बारी सिकुड़ते हैं, तो ये पंप कर देते हैं ब्लड को, जब फैलते हैं तो वापस ले लेते हैं ब्लड। इनके सिकुड़ने को डीपोलराइजेशन और फैलने को पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये जो इनके दिल का सिकुड़ना और फैलना है, ये चारों के चारों खाने एक साथ ही सिकुड़ते नहीं, बल्कि बारी बारी होती है। चारों एक साथ अगर सिकुड़ेंगे और फैलेंगे तो पंपिंग नहीं हो सकती। तो बहरहाल इसका दिल का जो सिकुड़ना है, कॉन्ट्रैक्शन है या डीपोलराइजेशन है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी साइनस नोड, ऐसे नोड से स्टार्ट होती है और स्प्रेड होती हुई ये लेफ्ट एट्रियम की तरफ आती है और ये एवी नोड की तरफ मूव कर जाती है। तो इस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के दौरान जो है, इसके रिस्पांस के तौर पर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कॉन्टैक्ट होकर ये पंप कर देते हैं
एट्रियम्स के अंदर जितना ब्लड है सारे का सारा थ्रू नॉन रिटर्न वॉल्व जो है ये वेंट्रिकल्स में चला जाता है, और वेंट्रिकल्स में जब ब्लड पहुंच जाता है तो इस दौरान ये जो इलेक्ट्रिकल पल्स थी वो यहाँ पे पहुंच जाती है और कंडक्ट हो जाती है, और यहाँ से इस नोड से दोबारा ये कंडक्शन थ्रू दिस फाइबर्स जो है लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच से जब ये ट्रेवल होती है इन फाइबर्स के ऊपर तो ये भी कॉन्टैक्ट होते हैं। जब ये कॉन्टैक्ट होते हैं तो ये ब्लड को वेन्स के और आर्टरी के अंदर पंप कर देते हैं। हार्ट के अंदर इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड की जाता है इस मशीन के ज़रिए जिसको हम ईसीजी मशीन कहते हैं। ये बहुत मशहूर डिवाइस है, मशीन है जो मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो भी है इसके ऊपर आराम से रिकॉर्ड हो जाती है। और ये कैसे होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो हार्ट के अंदर होती है, तो ईसीजी मशीन उसको किस तरह से रिकॉर्ड करती है? ये ऐसे होता है कि जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ट्रेवल कर रही होती हैं, उनके असरात स्किन तक आ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं स्किन के ऊपर, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ तक उनके वोल्टेजेस आ रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ये कुछ और यहाँ पे इलेक्ट्रोड हैं, 6 इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगे हुए हैं जो ये स्किन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हैं, और 4 इलेक्ट्रोड जो है वो लेफ्ट राइट लेग्स और आर्म्स के ऊपर लगे होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू आर्म्स एंड लेग्स इनके हर टर्मिनल के ऊपर वोल्टेजेस आ रहे होते हैं। दिल की जो एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उनके वोल्टेजेस के असरात स्किन के ऊपर आ रहे होते हैं जो कि हम विद रिस्पेक्ट टू दीज 4 इलेक्ट्रोड्स मेजर कर रहे होते हैं। तो ये जो वोल्टेजेस हैं ये बहुत कम होते हैं, मिली वोल्ट्स में होते हैं, मिली वोल्ट्स। लेकिन इलेक्ट्रिकल जो ईसीजी मशीन है ये इसके इलेक्ट्रोड इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये मिली वोल्ट को रिसीव करने के बाद उसको एम्पलीफाई करके उसका एक प्लाट ड्रा कर लेते हैं, प्लाट उसका बन जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको 6 सिग्नल नज़र आ रहे होंगे और इसकी प्रिंट आउट भी निकल जाता है। तो हेल्दी हार्ट की एक्टिविटी का पता चल जाता है कि अगर ये एक्टिविटी कुछ इस तरह से वेव फॉर्म होती है, यूं PQ, PQRST ये वेव फॉर्म होती है। तो अगर इसके एक टिपिकल शेप है इसके मुताबिक हो तो पता चल जाता है कि हार्ट जो है नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, और इसमें इसके अंदर कोई गड़बड़ आ रही हो तो पता चल जाता है कि दिल के अंदर जो हार्ट जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका सीक्वेंस ठीक नहीं है, दिल सही फंक्शन नहीं कर रहा, तो इस तरह से पता चल जाता है। तो आप इस वेवफॉर्म को एनालाइज करते हुए दिल के अंदर जो भी हो रहा होता है तो उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पी से आप रिलेट कर सकते हैं कि पी जो पी डिफ्लेक्शन है, पी डिफ्लेक्शन के दौरान क्या हो रहा है, क्यू डिफ्लेक्शन के दौरान क्या हो रहा है, आर के दौरान, एस और टी डिफ्लेक्शन, ये सारी डिफ्लेक्शन जो हैं इनके दौरान पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इतना ही लिखना है, शार्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इसको देकर देखना हो तो ईसीजी का लेक्चर आप निकाल लें, उसमें देख लें सारी ये वेव फॉर्म एक्सप्लेन की हुई है। और इसके साथ ही हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन का लेक्चर भी ख़त्म हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।